Hi guys. हेलो बच्चों पार्टी। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे और सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई काफी सही चल रही होगी। हेलो हर्ष। हेलो आदित्य। सर ऑल्टरनेटिंग करंट कब होगा यार? वो एक्चुअली कल कुछ इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से कल का क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है ना, उस क्लास को मैं लूँगा। वो वाली जो क्लास है, जो कल वाली क्लास है, उसको मैं टाइमिंग सेट कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट मैं कराऊंगा आप लोगों को। मेरी फैमिली में कुछ इमरजेंसी हो गया था जिसकी वजह से कल मुझे ऑन द स्पॉट क्लास को कैंसिल करवाना पड़ा था। आप देख रहे हो पिछले काफ़ी दिनों से जब हम क्लास कर रहे हैं तो मैंने अभी तक कोई भी क्लास कैंसिल नहीं करी। लाइक 5 दिन और 1 2 3 4 5 10 पिछले 10 दिन से क्लास रेगुलर बेसिस पे चल रही है और अभी तक कोई क्लास कैंसिल हमारी नहीं हुई है ना। बट कल कुछ इमरजेंसी आ गई थी। इनफैक्ट सैटरडे संडे को भी क्लासेस ले रहा हूँ मैं। बच्चा पार्टी में आपको बता दूं, मेरा नाम है विनोद कुमार बहल और मैं आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। पिछले 8 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। MSc फिजिक्स है, फिजिक्स फॉर जेई एंड नीट। बेटा मैंने टेलीग्राम पे PDF भेजी है। हर्ष बेटा, ईशा बच्चे, मैंने टेलीग्राम पे PDF भेजी है। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेज देता हूँ अभी क्लास के एंड में, है ना। आप लोग फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे PDF भेजी है मैंने, कल ही भेजी थी मैंने। मैं पिछले 8 सालों में काफ़ी सारे बच्चों ने रैंक्स प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, और 100 on 100 उनके फिजिक्स में आए हैं बोर्ड एग्जाम्स पे। ठीक है ना बच्चे, तो ये है। और आप इन बच्चों से मिलोगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। खैर हम यहाँ पर 30 डेज का क्रैश कोर्स लेके चल रहे हैं जिसके अंदर अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो भैया चैप्टर 1 से लेकर 6 तक हम ये कर चुके हैं। चैप्टर 11 12 13 14 भी कर चुके हैं। 12th क्लास का 7वां चैप्टर कल होना था, वो रह गया था थोड़ा सा। 8th आज करेंगे। कल परसों और तरसों 3 दिन में हम 9 10th को ख़त्म करेंगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा 12th का क्लास फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे बच्चों तो एम्बाइब ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करा है तो मैं वहां पर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ले रहा हूं। अगर आप नीट की बात करते हैं तो शाम को, जैसे कल हमारी क्लास थी तो कल क्लास में कुछ ग्लिच आ गया था, वो वाली क्लास आज 5 बजे होगी दोबारा से। आज शाम को 5 बजे वो वाली क्लास हम लेंगे। 7 दिन का फ्री ट्रायल चल रहा है और कल से हम वहां पर पढ़ाई शुरू करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा तो आप एम्बाइब ऐप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। ठीक है ना। काजल मैम आपको बायो पढ़ाएंगी और राखी मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और सलमान सर आपको बॉटनी पढ़ाएंगे। तो एम्बाइब ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। हर्ष मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, फिर मैं आपको बता देता हूं इस बारे में। अब टॉपिक्स टू बी कवर्ड की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशन, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना। एक्टिवेट नहीं करना बेटा फ्री ट्रायल कुछ भी, आप सीधा ऐप पे चले जाओ। ऐप पे जाओगे तो 7 दिन का आपका फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो रखा है ऑलरेडी। बस सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है ना। यहाँ पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये सब हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम शुरुआत में आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या रहता है, फिर इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को मजे आ रहे होंगे। अभी तक अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा है सेशन तो एक बार फटाफट शेयर कर दो मेरे बच्चों, है ना। और सेशन को लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर दो। ठीक है ना। सबसे पहले जो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो इसके अंदर आप डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ोगे मेरे बच्चों। अब सर ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप बिल्कुल ध्यान से दोगे तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में समझाता हूँ। ध्यान से देखना आप लोग। देखो फॉर एन एग्जाम्पल यार, मेरे पास ना यहाँ पर एक कैपेसिटर प्लेट है। ठीक है ना। मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर प्लेट है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल है। इधर से मैंने बैटरी लगा दी, इधर से मैंने बैटरी लगा दी। अब होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से आपका करंट फ्लो कर रहा है,
ठीक है ना, और इधर आपका करंट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा वैसे वैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा। इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इन प्लेट्स के बीच में, मतलब इन प्लेट्स के बीच में मेरे बच्चे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर एक चीज, हेलो श्रेया बच्चा, हेलो बच्चा, सर आप एक चीज मुझे बताइए, ये बात आपकी हम समझ गए। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है ना, देखिए दो तरीके का करंट है, एक आपका कंडक्शन चार्ज के फ्लो की वजह से, इस बीच में भी एक करंट बोला उसने, ठीक है ना, मैक्सवेल ने, जिसको बोला डिस्प्लेसमेंट करंट, जो चार्ज के फ्लो की वजह से तो नहीं होता है लेकिन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, जिसको बाद में उसने अपना एम्पेयर सर्किटल लॉ को भी मॉडिफाई करा था, अगर आपको पता होगा तो इसने कहा भैया एक तो नॉर्मल कंडक्शन करंट विच इज चार्ज पर यूनिट टाइम नॉर्मली या डी क्यू बाई डी टी, लेकिन साथ ही साथ में उसने बोला एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है जिसको एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी बोला गया, फ्लक्स आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है ना, ऐसा करके बोला। यार जहां पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बच्चे, बोला यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जहां पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पर आईसी जीरो होगा, और जहां पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर आईडी होगा, आईसी जीरो होगा, और जहां पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पर आईसी होगा बट आईडी जीरो होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इन्होंने बोला, हमने कहा चलो ठीक है भैया कोई बात नहीं, ये इन सब ने बोल दिया, तो इसीलिए इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का एक टर्म हमें दिया जिसको हमने यहां से लिख लिया। और फिर बाद में मैक्सवेल ने एम्पेयर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करते हुए बोला, एम्पेयर ने कहा था बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है ना, ऐसा करके एम्पेयर ने कहा था, तो मैक्सवेल ने बोला भैया बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। इसने कहा जिस जगह पे चार्ज के फ्लो की वजह से है तो उस पे ये जीरो हो जाएगा, और जिस जगह पे कंडक्शन करंट की वजह से उससे आपका मतलब उस पे ये वाला जीरो हो जाएगा, और जिस जगह पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है उस जगह पे आईसी जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। अब जैसे ये हो गया तो मेरी बात समझो, अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या मतलब है बच्चे? मतलब ईएम वेव्स क्या होती है? अगर आप देखोगे तो जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो वेव की डायरेक्शन निकलती है मेरे बच्चे, वेव की जो डायरेक्शन निकलती है वो आपका ई क्रॉस बी से निकलती है। वेव की डायरेक्शन कहां से निकलती है? ई क्रॉस बी से। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड के लाइट ऑफ स्पीड के साथ ट्रैवल करती है, और जो वेवलेंथ है ना इन वेव्स का, वो 10 की पावर -12 से 10 की पावर 6 मीटर में अरेंज करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होती है क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसिंग इट, राइट, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे, हर्ष बेटा लैग तो नहीं हो रहा है, आप एक बार रिफ्रेश कर लो अपना, मेरे को तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है सब कुछ। इसके बाद देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटिंग और ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ये जो टर्म है ये वाला, इसके ऊपर पीवाईक्यू पूछा गया, इसके ऊपर नीट में सवाल पूछा गया है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट बच्चा पार्टी। तो ये थी ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन क्या होती है, अगर आप देखोगे तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ई नॉट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, बी बराबर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। याद रखना के यहाँ पर प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है जिसको 2 पाई बाय लैम्डा बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको ओमेगा बाई न्यू भी बोल सकते, जिसको ओमेगा बाई वी भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। और बोथ द फील्ड्स आर ऑलवेज इन सेम फेज, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना, एक और फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर भी पिछले साल में सवाल आया हुआ है, ठीक है ना, या V बराबर 1 बाई रूट म्यू इंटू ई किसी और मीडियम में, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ई नॉट बराबर सी बी नॉट होता है, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल ईशा। तो ई नॉट बराबर सी बी नॉट भी होता है, और ये आपके सामने कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है ना, ये आपके सामने कुछ फॉर्मूलाज है मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चा, ठीक है ना। ये आपके सामने कुछ फॉर्मूलाज है बच्चे। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखते हो, देखो यहाँ पर ये वीडियो भी देख सकते हो आप, अगर आपको देखना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी ट्रैवल करती है। आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हो, और उनके परपेंडिकुलर वेव्स आपकी इस तरीके से आगे जा रही है, राइट बच्चा पार्टी। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थे, आपको पता ही है, ठीक है ना। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एम्पेयर मैक्सवेल्स लॉ, ये जो चारों है, ठीक है ना,
बेटा काम बहुत सारे होते हैं ना, तुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ तेरी एक क्लास लेता हूँ, तुझे ये नहीं पता कि भाई दिन में बहुत सारी क्लासेस होती है और बहुत सारे काम भी होते हैं, बहुत सारी अगली क्लास की फाइल बनानी होती है। कोई नहीं, आज पक्का कर दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत ले, है ना। तो ये चीज आपने देख लिया मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसा करके आपने देख लिया, तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, है ना, ये चीज हो गया। तो ये आपने चारों चीजें कर ली। अब एनर्जी डेंसिटी की अगर आप बात करोगे तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव क्या होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। अच्छा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये अगर ई स्क्वायर 1/2 तो ये 1/4 कैसे बन गया। एक्चुअली आपको पता है ई आर एम एस बराबर ई नॉट बाई √2 होता है। तो अगर ई आर एम एस, ये ई क्या है, ई आर एम एस है, तो अगर ई आर एम एस का स्क्वायर करूंगा तो ई नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसलिए यहां पर 1/4 हो गया। तो ई स्क्वायर करोगे तो 1/2 और अदरवाइज आप 1/4 कर रहे होगे, राइट बच्चा पार्टी। फिर एवरेज एनर्जी डेंसिटी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये अलग अलग फॉर्मूलाज है आपके, तो आपको कुछ भी लिखना है तो ये आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तो आपका सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि यार एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा बता रही है। एनसीईआरटी का पार्ट है, बात समझ में आ रही है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बैक एक्सरसाइज वाला, तो इसलिए आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, राइट बच्चा पार्टी। आई होप सो, बहुत बढ़िया। अब अगर आप आगे ध्यान से देखोगे तो यार द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसको आप यू एवरेज इंटू सी भी लिख सकते हैं, जिसका ये फॉर्मूला है या ये फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूलाज है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, और थियरी है। फॉर्मूलाज और थियरी के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। अगर इसको और अच्छे तरीके से आपको देखना तो आप यहां से इसको देख सकते हो, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और वेवलेंथ बढ़ रहा है। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है जबकि वेवलेंथ सबसे कम है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और किसकी वेवलेंथ सबसे कम है मेरे बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही है मेरे बच्चों? बहुत बढ़िया। पहला सवाल है आप लोगों के सामने, प्लीज ट्राई करिए और फिर मुझे आंसर देने की कोशिश करिए। पहला सवाल है आप लोगों के सामने, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। हो गया? क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फ्री स्पेस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, मतलब ईआरएमएस दे रखा है, ठीक है ना। तो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, अरे यार ईआरएमएस बराबर ई नॉट बाई √2 होता है, तो बस 6 को आप √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ई नॉट हो जाएगा, माने 6 इंटू 1.414 हो जाएगा आपका ई नॉट। 6 कम 6 6 4 24, तो ये हो जाएगा आपका 8 पॉइंट समथिंग, नहीं एक सेकेंड, कितना हो गया ये, अच्छा एक सेकेंड, ये 6 वोल्ट पर मीटर दे रखा है ना। पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो ई नॉट आ गया, तो आपको पता है ई नॉट बराबर सी इंटू बी नॉट होता है, राइट। तो ये आपका 3 इंटू 10⁸ इंटू आपका, अच्छा ई नॉट बाई सी हो गया, ठीक है। आपको बी नॉट चाहिए ना, ई नॉट दे रखा है, बी नॉट चाहिए, ठीक है। ई नॉट दे रखा है, बी नॉट चाहिए, तो इसलिए आप बी नॉट बराबर ई नॉट बाय सी कर दो, मानी 6 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ तो 3 से गया 2, ये हो गया 2.8 इंटू 10⁻⁻8, जिसको आप यूजुअली
2.83 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, साल नहीं लिखा है लेकिन ये सारे PYQs है, ठीक है ना, ये नीट का PYQ ही है जो पिछले कुछ सालों में आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है ना। तो ये आपके सामने हो गया मेरे हिसाब से। क्या ये चीज, ये क्वेश्चन आप लोगों को डन है बच्चों? क्या इस वाले क्वेश्चन में तो आप लोगों को कोई तकलीफ या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चा? इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम मेरे बच्चों? आई डोंट फील सो, राइट, है ना, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को। तो ये रहा आप लोगों का सोल्यूशन। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है लाइट ऑफ एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स falls on a perfectly reflecting surface at normal incidence. If the surface area is इतना, the average force exerted on the surface is what? तो आप सोचो इसको, आप किस तरीके से इसको कर सकते हो और फिर मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश करो। यस एवरीवन, फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सोल्यूशन बताना है आप लोगों ने। लेट्स सी कैसे और क्या कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर बच्चों। यस बच्चा पार्टी, कुछ हो रहा है तुम लोगों से? इसका आंसर निकलने की कोशिश हो रहा है? देखो क्या करोगे भैया, एनर्जी फ्लक्स का मतलब, अब देखो पावर अपॉन टाइम था ना उसका, ये पावर अपॉन एरिया था ना, यानी एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया, तो मतलब इंटेंसिटी आपको दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है। आपको पता होना चाहिए कि फोर्स अगर आप बात करोगे तो 2 × I A/C होता है, फॉर्मूला होता है ये, बस वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है ना। तो आपका आंसर आपको मिल गया, राइट बच्चा पार्टी। और ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग था इसलिए 2IA डल गया। अगर ये परफेक्टली मतलब अगर ये एब्जॉर्बिंग होता तो सिर्फ IA/C डलता। सर आप घर से क्लास लेते हो क्या? नहीं बेटा, मैं एक्चुअली ऊपर छत है और नीचे जमीन है और बीच में मेरी कुर्सी है, मैं वहां से क्लास लेता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी आपको क्लियर हो पा रही है? आई होप सो आप लोगों को ये कहानी क्लियर हो रही होगी, है ना मेरे बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिक सा सवाल था ये तो, है ना, इसमें कोई डाउट या फिर कुछ भी ऐसी बात थी नहीं कि आप लोगों को घबराना पड़े या फिर आप लोगों को कुछ सोचना पड़े। मूविंग अहेड बच्चा, अगला सवाल आपके सामने है, देखो कह रहा है सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स whose potential is changing at the rate of इतना, the conduction current through the connecting wires and the displacement current through the plates of a capacitor would be respectively। सोच के देखो, सी दे रखा है आपको, ठीक है ना, वोल्टेज सोर्स दे रखा है जिसमें वो दे रखा है कि पोटेंशियल मतलब dV/dt भी दे रखा है, ठीक है ना, और IC और ID के बारे में पूछ रहा है ये आपसे, आपसे IC और ID के बारे में पूछ रहा है। C दे रखा है 20 माइक्रोफैरड, C दे रखा है 20 माइक्रोफैरड और साथ ही साथ में भैया dV/dt दे रखा है 3 वोल्ट पर सेकेंड, 3 वोल्ट पर सेकेंड। कैसे करोगे भाई?
आप ही लोगों का वेट करूंगा ना यार, कोई और आके थोड़ी करेगा। पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम करा देंगे आपको। प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन। चलो देखो, आपको पता है Q इज इक्वल्स टू CV होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट मारूंगा तो dQ बाई dt बराबर C दे रखा है, ये dV बाई dt हो जाएगा, है ना। तो dQ बाई dt ही IC होता है। इसका मतलब 20 इंटू 10 की पावर -6 और साथ ही साथ में 3 दे रखा है, तो हो जाएगा 60 माइक्रो एम्पेयर। IC तो मिल गया अपने को। अब ID क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू d5 बाई dt। ये भी बात ठीक है यार, जिसको आप यूजुअली लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब यार d5 बाई dt का क्या मतलब है, d बाई dt ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, इनटू एरिया बाई फ्लक्स बराबर E होता है। बात तो सही है, यस और नॉट बचा पार्टी। बात तो सही है सर आपकी, बिल्कुल बात सही कह रहे हो आप। तो इसका मतलब सर ID को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह d बाई dt तो है v बाई d लिख सकते हैं, v तो d बाहर आ जाएगा। बस अब वैल्यूज आप पुट कर दो, अब वैल्यूज आप पुट कर दो इधर, है ना। एप्सिलॉन नॉट a बाई d तो c ही होता है, तो 20 इंटू 10 की पावर -6 और dv बाई dt मतलब 3 हो गया, तो ये भी 60 माइक्रो एम्पेयर आ गया। तो आपको यहां से एक चीज फिर पता चली कि IC ID के बराबर है। आपको यहां से एक बार फिर पता चला कि भैया IC ID के बराबर है। तो यस सर 60 माइक्रो, ओ सॉरी ये तो मैंने गलत जगह पे टिक कर दिया। तो यस सर 60 माइक्रो एम्पेयर एंड 60 माइक्रो एम्पेयर। बोलो बच्चे, क्या ये समझ में आ गया आप लोग को? क्या इस वाली बात में तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को? आई होप सो। आई थिंक इसमें कोई डाउट आप लोगों को है नहीं। चलो फिर आगे चलता हूं मैं, ठीक है ना, आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग इन द मीडियम with velocity vi cap. The instantaneous oscillating electric field of this EM wave is along plus y axis. Then the direction of the oscillating magnetic field of the EM wave will be along. Then the direction of oscillating magnetic field of the EM wave will be along. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो कुछ वेलोसिटी के साथ प्रोपेगेट कर रहा है। इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस ईएम वेव इज अलोंग प्लस y एक्सिस, देन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ईएम वेव विल बी अलोंग। आपको पता है ना कि ईएम वेव की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो E क्रॉस B होगा। तो अगर ये आपको I कैप दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको J कैप दे रखा है, तो ये क्या होना चाहिए? क्या मेरी बात समझ में? तो I कैप क्या होता है, I J K, तो J क्रॉस K इज लाइक I कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, अलोंग प्लस Z डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? अलोंग प्लस Z डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? भैया अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए ना कि आप V बराबर E क्रॉस भी कर रहे हो, तो उस केस में दिस इज इफ I कैप, दिस इज J कैप, तो दिस इज समथिंग क्रॉस क्या कैप। बात समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से तो इस बात में कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। हाँ जी बच्चों पार्टी, आई होप सो। आई डोंट फील देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग। ठीक है बच्चा पार्टी, चल सकते हैं आगे? जी सर। अब आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे आपको क्या मिल रहा है, कह रहा है रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान से देखना, फिर से आ रहा है परफेक्टली, क्या जे कैप थोड़ी बोला, के कैप बोला ना मैंने, के कैप बोला ना मैंने, तो इसलिए प्लस जेड डायरेक्शन हो गया ना के कैप।
तो a radiation of energy E falls normally on a reflecting surface. The momentum transferred by the surface is, तो momentum transferred by the surface क्या होगा? क्वेश्चन को पढ़ो जरा, सोचो क्या आंसर हो सकता है। मैं एक सेकंड में तुमको इसका आंसर बता दूंगा, दैट व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस। एक सेकंड के अंदर अंदर बता दूंगा, बट पहले तुम खुद से तो सोचो, यार परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अगर मोमेंटम की बात करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना यार, है ना। तो 2E/c हो गया सीधा सीधा। अगर आपको पूरा ही समझना है तो मोमेंटम बराबर E/c होता है ना। तो इनिशियल मोमेंटम आपका E/c है, और जब रिफ्लेक्टिंग होगा अपोजिट, देखिए यहां से ऐसे होगा तो रिफ्लेक्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो माइनस E/c, नेट इज लाइक फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस E/c तो माइनस 2E/c। तो उसने क्या बोला, what is the momentum transfer to the surface, तो बस 2 into E/c, 2 into E/c, कहानी खत्म हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली लगा सकते हो, ठीक है ना। इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो यदि आपको फॉर्मूला नोन है, या आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला जानते हो अगर आप तो। राइट बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सर दी एनर्जी ऑफ एन ईएम वेव इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टू विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। एनर्जी दे रखा है, आपको वेवलेंथ निकालना पड़ेगा, तो ही आपको पता चल पाएगा भैया कि कौन सा पार्ट है स्पेक्ट्रम का। पहले वेवलेंथ निकालो, देखो कितना है, फिर खुद से तुक्का लगाओ। तुक्का क्या लगाओ, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से पार्ट पे बिलोंग करता है। फिर मैं आपको बताता हूँ ये कौन से पार्ट से बिलोंग करता है। सर अगर आप ध्यान से देखोगे, वेवलेंथ ऑफ द रे मतलब वेवलेंथ हो गया hc/e, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला है, इतना एंगस्ट्रम आ गया। तो इस रेंज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका एक्सरे बिलोंग करता है, तो इसलिए एक्सरे इज दी करेक्ट आंसर, इसलिए एक्सरे इज दी करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक चीजें जो आपको पता रहनी चाहिए, बहुत बेसिक सा सवाल था, ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ डाउट वाली बात भी नहीं है कि आपको घबराना पड़े या फिर क्या है। और इस चैप्टर से बहुत इजी ही सवाल बनते हैं, ठीक है ना। असली कहानी तो अब कल परसों तरसों 3 दिन ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, तो मजे आएंगे उसमें। ऑप्टिक्स में मतलब काफी अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन सभी फॉलोइंग ऑप्शंस में से किसको आप प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए यूज कर सकते हो? Out of the following options, which one can be used to produce a propagating electromagnetic wave? कांस्टेंट वेलोसिटी चार्ज मूव कर रहा है वो, स्टेशनरी चार्ज, चार्जलेस पार्टिकल एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज। जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट में कहा था आपसे कि एक एक्सेलरेटिंग चार्ज इज द सोर्स टू प्रोड्यूस अ प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। अच्छा, कह रहा है सर लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ इतना, मानी इंटेंसिटी आपको दे दिया उसने, ठीक है ना, फॉल्स ऑन अ नॉन, याद रखना वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान देना, ऑन अ नॉन रिफ्लेक्ट और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया इतना, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट इज, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट इज, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट इज। हाँ जी बच्चों,
एसी भी होगा बेटा, होगा होगा, डोंट वरी, करवाएंगे करवाएंगे, टेंशन मत लो। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग द टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट इज, तो एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस, ये आप खुद पहले थोड़ा ट्राई करो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने ऐसा ही क्वेश्चन करा है मेरे साथ, तो पहले आप ये खुद ट्राई करो, ठीक है ना बच्चों, फिर हम आपको कराएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट ऑल्सो। देखो ध्यान से, आपको पता है कि भैया इंटेंसिटी आपका क्या होता है, E अपॉन ए इंटू टी हो गया, इंटेंसिटी इज योर एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, तो एनर्जी क्या हो गया I इंटू ए इंटू टी, बस टाइम की जगह आपको क्या डालना है, उसने क्या बोला 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, टाइम की जगह आपको 60 सेकेंड डालना है, आपकी एनर्जी आपके सामने है, आपकी एनर्जी आपकी आ जाएगी, ठीक है ना, आपकी एनर्जी आपके सामने है, आपकी एनर्जी आ जाएगी। आई बात समझ, कर लोगे बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमसे, द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी में ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका रेशियो बताओ। आप सोचो, आप बताओ कितना हो सकता है इसका रेशियो, आप बताओ इसका कितना रेशियो हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि दोनों का रेशियो बिल्कुल बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में सेम एनर्जी डेंसिटी और सेम इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना, सेम एनर्जी डेंसिटी और सेम इंटेंसिटी होती है, तो इसमें भी आपको कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कैपेसिटर का सी दे रखा है, ठीक है ना, और वोल्टेज दे रखा V0 साइन ओमेगा टी, प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट बता रहा है कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट बता रहा है प्लेट के बीच में कितना होगा। अगर आपको याद हो, जस्ट अभी हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, याद है, और फिर मैंने कहा था एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, फाई की जगह आप ई इंटू ए लिख सकते हो, फिर मैंने ये भी कहा था चलो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी इसकी जगह वी अपॉन डी लिख सकते हैं, तो ए और डी बाहर आ जाएगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डी वी बाई डी टी। और अगर आपको याद हो तो ये सी है मेरे बच्चे, ये सी है ना, तो इसलिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो दैट आई डी इज इक्वल्स टू सी इंटू डी वी बाई डी टी। और अगर ऐसा हो जाएगा ना तो आप लिख सकते हो कि सर आई डी इज इक्वल्स टू सी इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी की जगह वी नॉट साइन ओमेगा टी, याद हो आपको तो सी तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, वी नॉट भी बाहर आ जाएगा, और साथ ही साथ में इस ओमेगा टी का ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी हो जाएगा। सो दिस इज लाइक सी, वी नॉट ओमेगा सी cos ओमेगा टी, सो सी इज दी करेक्ट आंसर बचे, सो सी इज दी करेक्ट आंसर। और मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप इजीली चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, तो आपको ये बातें पता रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ भी सोचो और वो हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
आपको ये सारी बातों के बारे में पता रहना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस और नॉट बच्चों पार्टी? चलो आगे बढ़ते बच्चे। कह रहा है सर फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating in x direction which of the following combination gives the correct possible directions of the electric field and magnetic field। ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे भी पूछा गया था, सेम लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है भाई कौन सा पॉसिबल है, अगर ईएम वेव एक्स डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो बस ये दो चीजों में पूछ लिया इसने। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है तो कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। और आपको मैं बता दूं कि आपको यह बात पता रहनी चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव इज ई क्रॉस बी। तो बस चारों पार्ट में इसका और इसका क्रॉस कर लो, 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 जिसका भी क्रॉस आई कैप आया वो पॉसिबल डायरेक्शन है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे जे कैप प्लस के कैप का क्रॉस करेंगे जे कैप प्लस के कैप के साथ, तो देखो ये क्रॉस हो रहा है बीच में, तो जे क्रॉस जे कैप तो जीरो हो गया राइट, प्लस जे क्रॉस के कैप इज आई जे के तो आई कैप, प्लस के क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप, जब जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे माइनस आई कैप प्लस जीरो, तो ये आपका जीरो हो गया, तो ये तो नहीं हो पाएगा राइट बच्चा पार्टी। इसी तरीके से चारों यहां पर क्रॉस हो रखे, तो पहला वाला आपका गलत हो गया, दूसरे वाले को देखोगे वो भी जीरो है, तीसरे वाले को देखोगे वो भी जीरो है, ठीक है ना, चौथे वाले को देखोगे वो भी जीरो है, ठीक है ना। तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं फिर, रुको इसने कुछ गड़बड़ करी है क्या? अच्छा ये रहा सेकंड वाला आ गया, ठीक है सेकंड वाला आ गया, ठीक है सेकंड वाला जीरो नहीं है, सेकंड वाला आ गया, तो क्रॉस करके देखो माइनस जे कैप प्लस के कैप, क्रॉस में माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये भी नहीं होगा जीरो, ये भी जीरो, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। चलो ये तो माइनस जे कैप तो जीरो ही हो गया, प्लस बेटा अब माइनस जे कैप क्रॉस माइनस के कैप, देखो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो माइनस जे कैप के साथ माइनस के कैप का, तो माइनस माइनस तो वैसे भी हट जाएगा, और जे क्रॉस के इज आई कैप, सही है बच्चे, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, प्लस के क्रॉस जे कैप का नेगेटिव, तो ये भी आई कैप हो गया, और प्लस जीरो, मतलब 2 आई कैप हो गया, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज बी, आपका जो फाइनल आंसर है बच्चा दैट इज बी, ठीक है बेटा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है आपकी, इसमें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, पक्की बात है, ये हो जाएगा। चलिए मूविंग अहेड, आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी, है ना, ये तो कर लिया हमने। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग इज, मैंने आपको क्या कहा था, ऊपर से नीचे आओगे, गामा से लेकर आप रेडियो वेव्स तक जाओगे, गामा से लेकर आप रेडियो माइक्रोवेव्स तक जाओगे, है ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसी बात है तो इस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा कि भैया ऊपर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो नीचे आते आते फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन देखिए नीचे आते आते फ्रीक्वेंसी घट रही है, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं आपको लिखवा के दिखा देता हूं, ये आपका गामा रेज हो गया, इनफैक्ट मैं क्या बता रहा हूं अगले पेज पे बना ही हुआ है, ये रहा, ये आपका गामा रेज है, जैसे जैसे आप गामा से लेकर रेडियो तक जाओगे तो आपकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी बट फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। तो उसने क्या पूछा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला पूछा उसने, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा भैया, गामा रेज का, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा भैया, गामा रेज का, आई बात समझ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा मेरे बच्चे, गामा रेज का, बहुत सही है सर, बहुत सही बात है। इसके बाद अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे और गौर से देखोगे तो इसने क्या बोला हमसे कि सर द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज गिवन बाय इतना, ये आपको दे रखा है, वेवलेंथ पूछ रहा है, B इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, ठीक है ना, तो आपको ओमेगा मिल गया यहां से विच इज 3 पाई इंटू 10 की पावर 11, क्या ये सही है या कुछ गलत है इसमें?
अच्छा, हमें ओमेगा तो नहीं पूछ रहा, वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है, हमसे वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, आपका वेवलेंथ की जगह लैम्डा बराबर 2π/k होता है या k बराबर 2π/λ, तो बस 2π और k की जगह आप ये डाल दो तो आपका ये मिल जाएगा। देखो ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप क्या कह रहे हो, आप मुझे कह रहे हो सर by इज इक्वल्स टू b0 ऑफ साइन kx, इधर क्या दे रखा है, प्लस ओमेगा टी दे रखा है, राइट, मतलब डायरेक्शन बदल गई। तो k की जगह 2π/λ लिख सकते हो, जो कि ऑलरेडी गिवन है पाई इंटू 10 की पावर 3, तो इसलिए लैम्डा बराबर 2π/पाई इंटू 10 की पावर 3, जिसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर -3। कहानी ही खत्म हो गई। तो ये आपका by हो गया, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये कहानी क्लियर हो गई बच्चे, ठीक है ना बच्चे पार्टी। तो ये चीज हो गई आपकी, पक्की बात है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। आज हमने इतने ही क्वेश्चंस कराए आप लोगों को, इतने ही क्वेश्चंस है मेरे पास। देखो मेरी बात समझो, अब एम्बाइब का आपको ऐप डाउनलोड करना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि कल यार देखो, टुमारो सेम टाइमिंग पर मुलाकात करेंगे। अच्छा, आज शाम को 5 बजे ऐप पर क्लास है, ऐप पर भी आइएगा जरूर। और कल 1 बजे हम लोग यूट्यूब पर रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, कल 1 बजे हम लोग यूट्यूब पर रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये भी जरूर ज्वाइन करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कल कौन सा चैप्टर, कल यूट्यूब पर रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स का पार्ट 1 बड़ा चैप्टर है, तो 2 पार्ट्स में 2 दिन में डिवाइड करेंगे, कल और परसों। ऐप पर आज जो हमारी क्लास है वो आपका पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली क्लास है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ कल से हमारी ऐप पर भी पूरा डिटेल्ड कोर्स 2025 के लिए स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप मेरी ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना मेरे बच्चों, ठीक है ना। अब आपसे मुलाकात करता हूं मैं आप ही की अगली क्लास में। आज अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.